चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे के हाथों से सिर्फ शिवसेना ही नहीं गई, बल्कि अब मातोश्री के भी छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है। पार्टी के नाम और निशान की जंग के बाद अब प्रॉपर्टी के फंड के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है। शिंदे गुट मातोश्री पर अपना दावा कर सकता है। वहीं 150 करोड़ के पार्टी फंड को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 48 करोड़ 46 लाख रुपए की एफडी, 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे, उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा। यानी शिवसेना के हाथ से जाने के बाद सबसे बड़ा नुकसान उद्धव को पैसों का होगा। पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर और मुंबई में 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, जिसके कब्जे को लेकर आगामी दिनों में विवाद हो सकता है। विधानसभा में शिवसेना के लिए अलॉट दफ्तर पर अब एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा। हालांकि दादर स्थित शिवसेना का दफ्तर पार्टी का मुखपत्र सामना का स्वामित्व ठाकरे परिवार के पास ही रहेगा। सामना और दादर वाले दफ्तर का संचालन ट्रस्ट के जरिए किया जाता है। शिंदे को शिवसेना मिलने के बाद उद्धव गुट पर आर्थिक असर तो होगा ही, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। पिछले 27 सालों से बीएमसी पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का कब्जा है। सूत्रों का कहना है कि बीएमसी चुनाव की घोषणा आगामी कुछ दिनों में हो सकती है। अगर मार्च तक चुनाव की घोषणा होती है तो उद्धव ठाकरे को चुनाव में नुकसान संभव है। उद्धव ठाकरे को फिलहाल मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित है, लेकिन आयोग ने उसे भी लेने का संकेत दे दिया है। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे को नए सिरे से पार्टी के लिए आवेदन करना होगा। नई पार्टी बनाने और फिर सिंबल लेने में वक्त लग सकता है। ऐसे में नगरपालिका चुनाव में उद्धव की गाड़ी फंस सकती है। बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव को नुकसान होता है तो उनके जनाधार पर बड़ा असर पड़ेगा। पार्टी छिनने और सिंबल जाने के बाद समर्थक विधायकों और नेताओं को रोकना आसान नहीं है। शिंदे के पास अब करीब 113 विधायक ही बचे हैं। सिंबल जाने के बाद इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडराएगा। ऐसे में अधिकांश विधायक सदस्यता बचाने के डर से शिंदे खेमे में जा सकते हैं। वहीं सांसदों को भी रोकना मुश्किल है। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव के लिए अपने पास बचे विधायकों और सांसदों को भी रोकना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच सांसद कृपाल तुमाने ने दावा किया कि उद्धव गुट के 10 विधायक अभी हमारे साथ आने को तैयार हैं और कभी भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लालू यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार ने तब कोशिश भी की, दिल्ली आए कुछ नेताओं से मिले, लेकिन सोनिया गांधी के दरबार में एंट्री नहीं मिली, तो नीतीश अपने साथ लालू यादव को लेकर आ गए। इस बार सोनिया गांधी ने एक तरह से नीतीश कुमार को टरका दिया। न केसीआर से न नीतीश का कांटा फिट हुआ और न ही ममता बनर्जी से। कांग्रेस ने भाव ही नहीं दिया, लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार को पटना नहीं दिल्ली में देखना चाहते हैं और इसी वजह से सुधाकर सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक अपने बयानों से एक तरह से नीतीश कुमार को खदेड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आरजेडी समझौते के मुताबिक नीतीश कुमार से कुर्सी लेगी। यही वजह है कि नीतीश ने माले के अधिवेशन में कांग्रेस के सामने नेतागिरी चमकाने की कोशिश की, तो पलटकर उन्हें जवाब भी मिल गया। मतलब कि बीजेपी को 100 सीटों तक समेटने वाले नीतीश के डायलॉग से कांग्रेस इंप्रेस नहीं हुई। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने टुकड़ों में बंटे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी थी। नीतीश कुमार 3 दिन तक दिल्ली में रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से वो मिले। हालांकि सोनिया गांधी से लालू और नीतीश की मुलाकात की तस्वीरें सामने नहीं आई थी, जिस पर खूब राजनीति भी हुई थी। बीजेपी ने कहा था कि सोनिया गांधी ने बिना मुलाकात किए ही लालू और नीतीश को दरवाजे से लौटा दिया था। इसके बाद से विपक्षी एकजुटता की मुहिम ठंडी पड़ती दिख रही थी। अब पटना में आयोजित कार्यक्रम से फिर से हवा उठनी शुरू हो गई है। समाधान यात्रा खत्म होने के बाद उनकी नजर 2024 पर है। उनके कदम को आगे बढ़ाने में तेजस्वी यादव लग गए हैं। पिछले दिनों रांची में तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इसके बाद तेजस्वी दिल्ली गए थे और वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। कहीं न कहीं अब लोकसभा चुनाव की तैयारी की हवा बिहार में बहने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के सामने कहा कि यात्रा तो आपकी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब आगे के लिए सोचिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार हैं। कई लोग हमको फोन कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग सोचिए
मेरा सुझाव मान लीजिए तो ये लोग यानी बीजेपी 100 से नीचे जाएंगे। नहीं मानिएगा तो सोच लीजिए क्या होगा। ये आप लोग समझ लीजिए। नीतीश कुमार को उनके बयान का कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। कहा कि प्यार में एक समस्या होती है, पहले आई लव यू कौन बोलेगा। जो अनुभवी होते हैं वे सोच विचार करते हैं और पीछे हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें अनुभव की कमी रहती है वे तुरंत अपनी बात को जुबान पर ले आते हैं और कहते हैं भैया हम तो ऐसे ही हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि इतना आसान भी सब कुछ नहीं है। प्यार की भाषा में वार कर खुर्शीद ने बता दिया कि कांग्रेस इतनी आसानी से हाँ में हाँ करने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बीजेपी पर आरोप लगा ले, लेकिन हकीकत यही है कि इन दोनों को गिरफ्तारी का डर हर वक्त सताता रहता है। यही वजह है कि जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन भेज दिया तो सिसोदिया ने बजट का बहाना बनाकर पेश होने से मना कर दिया। सीबीआई से सिसोदिया ने कुछ वक्त देने की गुजारिश की और उसके तुरंत बाद सिसोदिया ने यह कह डाला कि अगर आज उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। सिसोदिया ने कहा कि मुझे आज गिरफ्तार किया जा सकता था। सिसोदिया ने दावा किया कि उन्हें डर है कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता और सवालों से भी नहीं भागता। उन्होंने बजट का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ को किसी और तारीख तक टालने का अनुरोध किया है। अब सीबीआई इस मामले में उन्हें नए सिरे से समन जारी करेगी। शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल होने के करीब 3 महीने बाद सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने ये कहा कि बजट बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए 1 सप्ताह के बाद पूछताछ के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। सिसोदिया से पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी और मामले के सिलसिले में उनके घर और बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली गई थी। चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है क्योंकि उनके और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच अभी चल रही है। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ ताजा सबूतों के आधार पर समन जारी किया था और ये मामला आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग ने जैसे ही शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट के अधिकार का ऐलान किया, उद्धव ठाकरे और संजय राउत आपे से बाहर हो गए और चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने लगे। कभी चुनाव आयोग को गुलाम कहा तो कभी कुछ। हद तो तब हो गई जब संजय राउत ने ये कह डाला कि पूरी डील 2000 करोड़ की हुई थी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की हरकतों से परेशान शरद पवार ने पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने साफ कहा कि अब वे इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। इसके पहले शरद पवार ने इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी थी। उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगे। इसके पीछे वजह मामले को लटकाना और शिवसेना की जो परिसंपत्तियां हैं उस पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। लेकिन शरद पवार ने शिवसेना के विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना के चुनाव निशान और नाम को लेकर चल रहे विवाद से पवार ने खुद को अलग कर लिया है। पवार ने कहा कि वे शिवसेना के मौजूदा समय में चल रहे धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह के झमेले में नहीं पड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में बात करते हुए पवार ने कहा कि वे सहकारी परिषद के एक समारोह के लिए पुणे आए थे। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, हमने नीतिगत मुद्दों पर लंबी चर्चा की। आज उनके भाषण के बिंदु उचित और सामयिक लगे। शरद पवार की यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव निशान धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया गया। चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट में भारी गुस्सा है, जबकि शिंदे गुट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। बहरहाल उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया। शरद पवार ने इसके पहले कहा था ये चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जरूरत के हिसाब से विचार और मौसम के मुताबिक गठबंधन बदलने वाले नीतीश कुमार इन दिनों कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं और ये संदेश भेज रहे हैं कि अगर कांग्रेस हाँ कर दे तो वो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं जीतने देंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह बयान महज कांग्रेस को खुश करने के लिए दिया गया है। हालांकि जब नीतीश कुमार ने ये चापलूसी छाप बयान दिया था तभी सलमान खुर्शीद ने भी पलटकर जवाब दे दिया था। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी ये संदेश आ गया है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि विपक्ष की एकता जरूरी है। इस एकता के लिए ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हम अपनी भूमिका अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया। हमारा एक ही चेहरा है और हम बीजेपी के सामने हैं। विपक्षी एकता के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा
कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी पार्टियों को न्योता दिया गया था। यात्रा के बाद परिवर्तन देखने को मिला है। अब इस यात्रा को लेकर ही अधिवेशन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विपक्ष को एक साथ लाकर इसे भाजपा के खिलाफ एक साझा लड़ाई बनाने की पहल की है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के इस बयान का स्वागत किया। हमारा काम बीजेपी की सीटें कम करना है। अधिवेशन के बारे में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रायपुर में 24 फरवरी से 85वां पूर्ण सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में विचार विमर्श होगा, जैसा कि उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। ये 2024 की हमारी यात्रा की दिशा में महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें 15,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि इस अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन के बाद से ये प्लेनरी हो रही है। इससे आम कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा पैदा हुई है। भारत जोड़ो यात्रा ने स्पष्ट दिशा दी है कैसे हम महत्वपूर्ण मुद्दों को सार्वजनिक क्षेत्र में उठा सकते हैं। तानाशाही सरकार को देश देख रहा है। वो लोग देश में विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं। संजय राउत अपने ही बयान के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि शिवसेना का नाम और चुनावी निशान हथियाने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2000 करोड़ की रिश्वत का आरोप संजय राउत ने एक तरह से चुनाव आयोग पर लगा दिया है, तो बीजेपी ने संजय राउत को अपने रडार पर ले लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हमला करते हुए कहा कि उद्धव और उनकी मंडली के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पूनावाला ने संजय राउत की तुलना राहुल गांधी से की है। पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना दिखाता है कि राहुल गांधी की भाषा ये बोल रहे हैं। संजय राउत के बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राजनीतिक हताशा को छिपाना है, परिवार को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। संजय राउत का इलेक्शन कमीशन पर आरोप अनर्गल और हास्यास्पद है। आज संजय राउत उद्धव सेना और मंडली को महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से न कोई गंभीरता से लेता है और न ज्यादा उसका कोई राजनीतिक वर्चस्व ही बचा है। यदि आपको चुनाव आयोग का आदेश पसंद नहीं है तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करके उद्धव सेना बिल्कुल कांग्रेस और राहुल गांधी की फितरत दिखा रही है। पूनावाला ने चुनाव आयोग के आदेश पर राउत के बयान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि संजय राउत जी आज राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर देते हैं, केस हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर, बाकी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये दिखाता है कि आज न केवल चुनाव चिन्ह चला गया बल्कि हिंदुत्व की बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा भी चली गई। संजय राउत ने अपने आरोप में कहा कि मुझे यकीन है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। ये प्रारंभिक आंकड़ा और 100% सच है। जल्द ही बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।